Hello students, welcome to Graviton classes. Let us do another set of questions which are particularly important for CBSE board exam. This question set is from electrostatics and within that it is from electric field intensity and potential. So let us start. First of all, we will be having a brief idea of electric field and its expression in simple cases. So electric field is a region of influence near a charged particle in which any other charged particle will experience a force. Okay, so if there is a charged particle, let's say this is a charged particle, तो ये charged particle अपने nearby space में अपने presence का एक influence create करके रखता है. इस influence की वजह से कोई भी दूसरा charged particle इस वाले charged particle के होने का पता लगा लेता है. मैं सपोज कीजिए कि अब इस विसिनिटी में मैं एक नेगेटिव चार्ज को लेकर के अगर आ जाऊं, देन दिस नेगेटिव चार्ज will start experiencing the force of attraction in this case because of this charge, and this is the field. This is via the field. So electric field is the mode of communication between the two charged particles. So how strong or how weak this force or this influence would be, it would depend कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रांग है. सपोज कीजिए कि इस चार्ज पार्टिकल को अभी मैं इस पोजीशन पर रखने वाला हूं. ओके, जिस पोजीशन पर इस चार्ज पार्टिकल को हम रखेंगे उस पोजीशन पर ऑलरेडी हमारे सोर्स चार्ज ने कितना फील्ड क्रिएट किया हुआ है. लेट दिस डिस्टेंस बी आर एंड दिस चार्ज बी कैपिटल क्यू. सो सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू है. डिस्टेंस एट विच आई नीड टू calculate the intensity or the influence अगर वो R है, then by the expression electric field जो यहाँ create होगा it is given as KQ by R square. So जब भी आपको किसी point charge की वजह से किसी भी location पर field निकालना हो, then this is the expression. तो अब अगर इस negative charge को हम यहाँ से move करके यहाँ रख दें, उस location पे रख दें जिस location पर already हम electric field जानते हैं, तो इस नेगेटिव चार्ज ने जो फोर्स एक्सपीरियंस की होगी दैट विल बी गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन F इक्वल्स टू Q टाइम्स E. सो फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज पार्टिकल स्मॉल q विल बी E इंटू द वैल्यू ऑफ द चार्ज पार्टिकल, जिसको आप फर्दर अगर ओपन करें तो E की वैल्यू थी KQ बाई R स्क्वायर एंड इट इज बीइंग मल्टीप्लाइड हियर बाय द टेस्ट चार्ज. सो दिस अमाउंट्स टू अ फेमिलियर फॉर्म जिसको कि हम कूलम्स लॉ भी बोल देते हैं. सो कूलम्स लॉ से ज्यादा बेसिक है ये वाला एक्सप्रेशन, क्योंकि ये एक्सप्रेशन इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी भी सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से हो सकता है. कूलम्स लॉ इज एक्चुअली एप्लीकेबल इन केस ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस ओनली, बट ये एक्सप्रेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज सिस्टम की वजह से हो सकता है. यहां पर फील्ड जिसने भी क्रिएट किया होगा, अगर आप एक टेस्ट चार्ज अपना यहां पे रख देंगे, देन इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिटेल्स कि वो कैपिटल ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किसने बनाया था, हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. इसी के साथ किसी भी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर है उस रीजन में किसी भी पॉइंट पर अपार्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक फिजिकल एंटिटी और क्रिएट होती है जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल. Electric field intensity and electric potential are actually two parallel ways of judging the relative strength of electric field at certain position. So potential created by a source charge at some distance r from it is given as k q by small r. So दोनों में एक minute सा फर्क है. इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जबकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है. सो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को दो तरीकों से स्टडी कर सकते हैं, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को. एक वेक्टर अप्रोच है जिसको आप इंटेंसिटी के टर्म्स में जानते हो, और एक स्केलर अप्रोच है जिसको हम पोटेंशियल बोल देते हैं. सो इफ आई नो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल, आई कैन गेट बैक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वाइस वर्सा. ये जो कोरिलेशन है इसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे. फॉर द टाइमिंग हमारा जो फोकस रहेगा वो सेट ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे रहेगा, जिनमें से ज्यादातर क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं. सो लेट अस स्टार्ट. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. Electric field strength
due to a point charge 5 microcoulomb at a distance of 80 centimeter from the charges. So let us suppose this is the source charge. सोर्स चार्ज की जो वैल्यू दी गई है वो 5 माइक्रोकूलम है. माइक्रो इज 10⁻⁻⁶ और इससे हमें एक डिस्टेंस मेंशन की गई है विच इज़ 80 सेंटीमीटर. आप सारी क्वांटिटीज़ को स्टैंडर्ड सिस्टम में कन्वर्ट कर लें, इट वुड बी 0.8 मीटर. और अब आपसे पूछा गया है कि इस पोजीशन पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. यूजिंग द फॉर्मूला दैट आई जस्ट रिटन इन द प्रीवियस स्लाइड, इट इज़ Q/R². कूलम कांस्टेंट वैक्यूम के लिए 9×10⁹ होता है. अगर कभी किसी न्यूमेरिकल में मीडियम स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा है देन बाय डिफॉल्ट वी विल बी टेकिंग इट एज वैक्यूम. और वैक्यूम के लिए कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू 9×10⁹ आपको लेनी है, मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ द चार्ज विच इज 5×10⁻⁻⁶ होल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर. दिस डिस्टेंस का स्क्वायर कैन बी डन एज 64×10⁻². सो ये एक्सप्रेशन आपको सॉल्व करना है. सॉल्विंग इट फर्दर आई वुड गेट 10⁻⁹ and +2. So this is 45/64 into 10⁻, it is 5. Okay, this is going to be the amount. So this number, it will be near about 0.7 into 10⁵. Unit of electric field intensity is Newton per coulomb. So I'm getting this as C. C is the correct answer, 7 into 10⁴. We have adjusted one decimal place. Let's come on to the next question. The distance between the two charges 25 microcoulomb and 36 microcoulomb is 11 centimeters. इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेडली आता ही रहता है और इसमें बहुत छोटा सा एक कन्फ्यूजन होता है. यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि जो थर्ड चार्ज है आप उसको कहाँ प्लेस करेंगे, या जो न्यूट्रल पॉइंट की पोजीशन पूछी जा रही है क्या वो दोनों दिए गए चार्ज के बीच में लाई करेगी या दोनों दिए गए चार्ज के किसी एक साइड पे, इधर राइट मोस्ट और लेफ्ट मोस्ट पोजिशंस पर लाई करेगी. और बहुत ही आसानी से इस कन्फ्यूजन को हम ओवरराइड कर सकते हैं. सो लेट्स ड्रॉ द सिचुएशन फर्स्ट. तो इसमें कहा गया है कि हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक है 25 माइक्रोकूलम का, another charge particle is also positive and the value is 36 microcoulomb. इनका बीच का सेपरेशन 11 सेंटीमीटर्स दिया गया है हमें. I will mark it. At what point on the line joining the two the intensity will be 0? See, यहाँ दोनों ही सोर्स चार्ज पार्टिकल्स अपनी अपनी इंटेंसिटी क्रिएट करेंगे स्पेस के हर पॉइंट पर. नाउ कहीं कहीं पर ये इंटेंसिटीज ऐड हो जाएंगी, कहीं पर वो सब्ट्रैक्ट होंगी. इट विल डिपेंड अपॉन कि वो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है कहाँ पर. इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमें दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज को वेक्टर की तरह ट्रीट करना है, उनकी डायरेक्शंस को हमें कंसिडरेशन में लेना होगा. सो हमें चाहिए वो पॉइंट जहां पर की इंटेंसिटी 0 हो जाए. जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी 0 हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ सम न्यूट्रल पॉइंट मल्टीपल भी हो सकते हैं. तो फिलहाल इस क्वेश्चन में वी हैव बीन आस्क्ड फॉर द पोजीशन ऑफ द न्यूट्रल पॉइंट. नाउ अगर आप इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली जो एक्सियल लाइन है उस पर हर एक पॉसिबल पोजीशन को अगर आप एक बार इन्वेस्टिगेट करें, लेट अस से मैं अगर बोलूं क्या यहां पर न्यूट्रल पॉइंट हो सकता है, अगर यहां न्यूट्रल पॉइंट हो सकता है इट मींस इस पॉइंट पर इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स की वजह से इंटेंसिटी 0 हो सकती होगी. बट अगर मैं इसको डायरेक्शन वाइज देखूं तो 36 माइक्रोकूलम चार्ज जो कि पॉजिटिव है ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने से दूर मतलब इस तरफ क्रिएट करेगा. ऐसे ही ये 25 माइक्रोकूलम भी अपने से दूर इस तरफ क्रिएट करेगा. तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट नहीं करेंगे, बट दे विल बी एडिंग अप. सो यहां फील्ड इंटेंसिटी 0 नहीं होगी. सिमिलर आर्ग्यूमेंट आप इस पोजीशन पर कहीं पर भी ले सकते हैं. यहां पर भी दोनों की जो फील्ड इंटेंसिटीज होंगी दे विल बी डायरेक्टिंग टुवर्ड्स द सेम डायरेक्शन और इसलिए कैंसिलेशन नहीं होगा. तो सिंपल यहां पे आपको पता लग जाता है कि दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में कोई लोकेशन ऐसी हो सकती है जिस लोकेशन पर फील्ड
कैंसिल आउट होकर जीरो हो जाएगा, बिकॉज एटलीस्ट डायरेक्शन इज गेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, रिवर्स्ड. सो सपोज कीजिए कि मैं कोई पॉइंट इन दोनों के बीच में लेता हूं, तो अब यहां पर एक पॉसिबिलिटी जनरेट हो रही है, क्योंकि 25 माइक्रोकूलम इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बनाएगा और 36 माइक्रोकूलम इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बनाएगा. सो डायरेक्शंस का अपोजिट होना आपको एक पॉसिबिलिटी दे रहा है कि हाँ यहाँ पर फील्ड जीरो हो सकता है, एंड दिस इज गोइंग टू बी द एक्चुअल केस ऑल्सो. सो नाउ वी हैव टू गेट द पोजिशन ऑफ दिस पॉइंट जहां पे कि इंटेंसिटी बराबर हो जाएगी. इस चीज को भी आप कुछ हद तक विदाउट एनी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आप इसको असेस कर सकते हो, क्योंकि हमें इन दोनों की वजह से फील्ड इंटेंसिटीज को कैंसिल आउट कराना है. डायरेक्शंस ऑलरेडी अपोजिट हो चुकी हैं, तो अब जो एक क्राइटेरिया रह गया दैट इज द इक्वलिटी ऑफ द मैग्नीट्यूड. सो इन दोनों की वजह से जो मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इंटेंसिटी होना चाहिए दैट शुड ऑल्सो बी इक्वल. बट जो बड़ा चार्ज है वो डेफिनेटली ज्यादा इंटेंसिटी क्रिएट करेगा, इसलिए हम जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लेंगे या जो पॉसिबल पॉइंट है जो न्यूट्रल पॉइंट कहलाएगा, it should be having more distance from 36 microcoulomb as compared to 25 microcoulomb. So हम advantage of separation 25 microcoulomb को दे देंगे, क्योंकि advantage of magnitude of charge already 36 microcoulomb के पास है. अगर आप ये शुरू में अपने से नहीं भी सोचते हैं, even then mathematics will reveal the same thing. So let us suppose I took this as the possible neutral point. और क्वेश्चन में जो डिस्टेंसेस हैं वो 25 माइक्रोकूलम और 36 माइक्रोकूलम दोनों से ही हमें ऑप्शन में दी गई है, तो ठीक है, फिर मैं कुछ भी ले लेता हूं. लेट अस सपोज आई टेक दिस बी x यूनिट्स, ओके, लेट बी x सेंटीमीटर. तो फिर ये डिस्टेंस जो बच जाएगी इट वुड बी 11 माइनस x सेंटीमीटर. सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय दिस 25 माइक्रोकूलम चार्ज at this position? तो इसके लिए आप k multiplied by 25 into 10 raised to a minus 6, I'm applying the formula kq by r square upon r square. आप चाहें तो इसको सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट कीजिए या तो मत कीजिए, बिकॉज ये दोनों जो काम होना है ये दोनों ही तरफ होना है. तो इसको आप अगर x अपॉन 100 का स्क्वायर भी लिखते हैं, इवन देन इट इज गोइंग टू गेट कैंसल्ड आउट, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा. So intensity created by this charge must be equal to the intensity created by this charge. So k multiplied by 36 into 10 raised to power minus 6 k cube upon r square, 11 minus x का whole square. So this is the equation that needs to be solved. So k gets cancelled, 10 raised to a minus 6 also gets cancelled. तो अब आपके पास सिंपल टर्म्स बच गए हैं. मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करके रीअरेंज कर लेता हूं, एंड आई एम गेटिंग 11 माइनस एक्स होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 25. दिस 25 कैन ऑल्सो बी रिटन एज स्क्वायर ऑफ 5 एंड इट इज इक्वल टू 36. फाइन, ओके, 36 इंटू एक्स स्क्वायर, सॉरी, यस. सो नाउ द होल LHS and whole RHS are themselves परफेक्ट स्क्वायर ऑफ सम क्वांटिटी. तो उसको एक बार हम देख लेते हैं. तो यहाँ पर 5 है, यहाँ 11 माइनस एक्स है, देन आई कैन मल्टीप्लाई. यहाँ से आगे का जो मैथमेटिक्स है ये आप खुद से भी कर सकते हैं इन डिफरेंट वे. मैं डिफरेंट पॉसिबल वेज में से कोई एक वे मैं भी ले रहा हूँ. सो इट वुड बी 55 माइनस एक्स माइनस 5x टू द होल स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू 6x टू द होल स्क्वायर. So now solving it further, मैं इसमें a square minus b square फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ rather than opening it and then solving for the quadratic equation. a square minus b square equals to 0. So this will give me a plus b, a minus b. तो 55 minus 5x plus 6x multiplied by 55 minus 5x माइनस 6x इज इक्वल टू 0. तो पहला ब्रैकेट हमारा आ जाता है 55 एंड प्लस x, एंड सेकेंड ब्रैकेट इट वुड बी 55 माइनस 11x इक्वल्स टू 0. सो गोइंग बाय द फर्स्ट फैक्टर,
x की वैल्यू आ रही है -55 and going by the second factor the value of x is coming out to be 5 centimeters. So either the distance of the neutral point is 5 centimeter or -55 centimeter. -55 सेंटीमीटर इंडिकेट कर रहा है कि जो आपने डिस्टेंस की डायरेक्शन ली है, एक्चुअली मैंने जो डिस्टेंस की डायरेक्शन ली है फ्रॉम दिस चार्ज, फ्रॉम 25 माइक्रोकूलम चार्ज, मैंने डिस्टेंस को इंक्रीमेंटिंग माना है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में. सो बट द आंसर इज रिवीलिंग इट टू बी -55 मीन्स एज पर दिस पॉसिबल सॉल्यूशन ये एक्स की एक्चुअल ओरिएंटेशन ऑन द राइट साइड ना होकर ऑन द बैक साइड है, लेफ्ट साइड है. तो ये सॉल्यूशन बता रहा है कि 25 माइक्रोकूलम से आप पीछे की तरफ चलिए और वहां पर आपको 55 सेंटीमीटर दूर जाकर ऐसा पॉइंट मिलेगा. ओके, बट हमने तो अभी कुछ देर पहले ही ये असेस कर लिया था कि न्यूट्रल पॉइंट की पॉसिबिलिटी केवल इन दोनों के बीच में ही है. तो इज मैथमेटिक रॉन्ग? नो, मैथमेटिक्स इज नेवर रॉन्ग. मैथमेटिक्स को आपने जो इनपुट कंडीशन दी थी वो सिर्फ ये दी थी कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए. हमने सिंपली इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वेट कर दिया है. एंड अगर आप चेक करेंगे तो 55 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में जो पॉइंट आएगा उस पर इसका फील्ड स्ट्रेंथ और उसका फील्ड स्ट्रेंथ बराबर ही आएगा. लेकिन हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बराबर करना नहीं था, हमें डायरेक्शंस को अपोजिट भी रखना था. एंड ऑन दिस बेसिस वी विल बी रिजेक्टिंग दिस सॉल्यूशन. जो सेकंड सॉल्यूशन है इट सेज कि ये ऑन द राइट साइड है एंड इट इज 5 सेंटीमीटर. तो ये वाला जो पॉसिबल सॉल्यूशन है ये डायरेक्शन वाइज भी और मैग्नीट्यूड वाइज भी दोनों तरीके से हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट से मैच कर रहा है. सो इट शुड बी 5 सेंटीमीटर फ्रॉम 25 माइक्रोकूलम एंड इट इज ऑप्शन ए. ओके, सो इस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में बार बार आता रहता है. आपको उसकी पोजीशन वाइजली चूज करनी है. आपको पता होना चाहिए डायरेक्शंस, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं उनकी क्या होती हैं. ओके, लेट्स कम बैक टू द थर्ड क्वेश्चन. सो टू इक्वल बट अपोजिट point charges are located at x equals to -L/3 and x equals to 11L/3 respectively. The equation of 0 volt line in the xy plane. See, let this is the x-axis, let this is the y-axis. Okay. क्वेश्चन में कहा गया है कि दो पॉइंट चार्ज हैं और दोनों इक्वल हैं बट दोनों अपोजिट हैं. एक को हमने प्लेस किया है -L/3. L is some number. So let's say suppose this is a charge, one of them, और मान लीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज है. इसकी जो सेपरेशन है यहां से वो -L/3 है. मीन्स इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो -L/3 होगा. डिस्टेंस L/3 है. एंड द अनदर चार्ज which is opposite in sign, let it be negative, it is placed farther from the origin and this coordinate is 11L/3 as per the question. Okay, so इन दोनों का जो सेपरेशन होगा, अगर हम उस सेपरेशन को एक बार कैलकुलेट करें, because it is of importance in this question's solution, so ये सेपरेशन कितना हो जाएगा? This is 11L/3 and means distance is 1L/3, so 12L/3 in total, so it would be 4L. This is going to be 4L. Okay, तो आपके पास दो चार्जेस हैं, दोनों इक्वल बट अपोजिट चार्जेस हैं और उनको उनकी प्लेसमेंट्स बता दी गई है. आपको बताना है कि इन दोनों पॉइंट चार्जेस की वजह से 0 वोल्ट वाली लाइन कहां होगी, उसकी इक्वेशन क्या है. नाउ 0 वोल्ट वाली लाइन यहां पूछी गई है, बट मान लीजिए कि पहले हम क्वेश्चन यही करें कि 0 वोल्ट वाला पॉइंट कहां होगा. सो विल देयर बी एनी पॉइंट जहां पर ये दोनों टेस्ट चार्जेस 0 वोल्ट का पोटेंशियल क्रिएट करेंगे. सो हमारे पास जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल क्रिएटेड बाय अ पॉइंट चार्ज, इट इज दिस. पोटेंशियल एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी दो पोलैरिटीज होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव ऑल्सो. पॉजिटिव चार्ज बाय कन्वेंशन फॉर्म्स पॉजिटिव पोटेंशियल एंड नेगेटिव चार्ज अगेन बाय कन्वेंशन मेक्स नेगेटिव पोटेंशियल. सो अगर आप चाहते हैं कि कहीं पर जीरो पोटेंशियल बन जाए इन दोनों चार्जेस की वजह से, इट मीन्स जितना पोटेंशियल पॉजिटिव में पॉजिटिव चार्ज बना रहा है उतना ही पोटेंशियल नेगेटिव में नेगेटिव चार्ज बना दे.
अब यहां पर स्ट्रेंथ चार्जेस की बराबर है, इसका मतलब है कि इन दोनों से जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो भी बराबर होनी चाहिए. सो बाय दिस इन्वेस्टिगेशन आई कैन टेल दैट इन दोनों के बिल्कुल बीच में जो पॉइंट आएगा, मिड पॉइंट, ओके, एंड दैट पॉइंट वो यहां से भी 12 होगा और यहां से भी 12 होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस हमारी 4L है. तो अगर मैं माइनस क्यू चार्ज से 2L डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लेता हूं और क्यू चार्ज से भी वो 2L डिस्टेंस पे ही है, तो यहां पर पोटेंशियल जीरो हो जाएगा. ये नेगेटिव में बनाएगा और ये पॉजिटिव में बनाएगा. ओके, डिस्टेंसेस आर सेम. फाइन. So for the timing, if I remove this axis, we don't have anything to do with this. So ये जो point है जो बिल्कुल बीच में है, it is of 0 volt. क्या कोई और point भी ऐसा होगा जो 0 volt पर होगा? Answer is yes. क्योंकि इस point के 0 volt पर होने में केवल एक condition contribute कर रही है यहां पर कि distance from the equal charges equal है. ऐसे जितने भी पॉइंट होंगे, जिन पॉइंट्स के डिस्टेंस इन दोनों ही चार्ज पार्टिकल से बराबर होगी, उन सभी पर एक्चुअली 0 वोल्ट ही होने वाला है. लेट अस सपोज कि मैं एक पॉइंट और ले लेता हूं और मैं इसको यहां प्लेस करता हूं. सो बाय द सिमेट्री ऑफ द डायग्राम सिचुएशन, जितना डिस्टेंस ये होने वाला है उतना ही डिस्टेंस ये होने वाला है. सो ये चार्ज पार्टिकल यहां पर KQ/R प्लस में पोटेंशियल बनाएगा और ये KQ/R माइनस में बना देगा. एंड देयर इज नो लिमिट टू इट. एक्चुअली इस तरह के पॉइंट्स का जो काउंट है उनकी कोई लिमिट नहीं है. वी कैन कीप ऑन गेटिंग ऑल दीज पॉइंट्स. ओके, सो ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स विल बी एट 0 वोल्ट्स. ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स. सो इन सब का जो लोकस होगा उसको हम इक्विपोटेंशियल लाइन बोल सकते हैं, बिकॉज ये सारे पॉइंट्स, जो पॉइंट्स मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, ये सारे ज्योमेट्रिकली एक लाइन बना रहे हैं. इससे थोड़ा सा आगे बढ़े तो केवल यही पॉइंट नहीं है जो कि 0 वोल्ट पर होंगे. 3D स्पेस की अगर बात की जाए तो मैं इस पॉइंट को अगर वर्टिकली डिस्टर्ब ना करके अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली आपकी तरफ लेके आ जाऊं ऑन दिस एक्सिस इन दिस डायमेंशन, अभी भी जो डिस्टेंस होगी यहां से यहां की और यहां से यहां की, इट विल बी इक्वल. तो ये भी 0 वोल्ट पर होगा. ऐसे ही ये पॉइंट भी 0 वोल्ट पर होगा. इवन अगर इस पॉइंट को यहां से उठाकर आप इधर ले जाएं तो अभी भी जो डिस्टेंस होगी ये भी बराबर होगी. To sum this up, actually we will have a plane which is perpendicular to this line and passing through this point. एक plane, ये पूरा का पूरा plane actually same potential 0 volt पर रहेगा. ये plane इस line के perpendicular है. This line is going like this and this is the plane. And इस plane पर जितने भी points हैं, all of them will be at 0 volt. तो ये एग्जाम्पल ना सिर्फ इक्विपोटेंशियल लाइन का है बल्कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का भी है. बट फॉर द टाइम बिंग जो क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है वो लाइन के बारे में कहा जा रहा है. पूछा जा रहा है कि जो लाइन है 0 वोल्ट वाली उसकी इक्वेशन क्या है. तो लेट्स फोकस ऑन द लाइन ओनली. सो जो लाइन यहां से हमें मिलेगी, दैट लाइन इज गोइंग टू बी दिस वन. ओके, सो ये लाइन पैरेलल है y एक्सिस के. सो जो इसकी इक्वेशन होने वाली है, इट इज गोइंग टू बी x इक्वल्स टू. सो इस लाइन पर कहीं पर भी x कोऑर्डिनेट कितना है, ओके, सो वो आप निकाल लीजिए. x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो आपके पास -L/3 एक पॉइंट है, 11L/3 एक पॉइंट है. तो अगर इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 11L/3 है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट अगर -L/3 है, तो आप इनकी एवरेज ले लीजिए जिससे कि आपको इनके मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा. So I am doing 11L/3 plus -L/3. This is a simple deduction from geometry, elementary geometry. So this comes out to be 10L/3 and finally 10L/6. So 5/3L. So इस पॉइंट, इस लाइन पर x कोऑर्डिनेट हर जगह ये होने वाला है. Okay. So all of the points on this line will satisfy this condition that x will be equal to 5L/3 everywhere. And equation of any graph, any line is actually the condition which will be satisfied by all the points lying on that graph or that geometry. So इस axis की, इस line की जो equation होगी, it is going to be 5/3L. X equals to 5/3L. So
The correct option is option B. Okay. Yes, just to add, we can have equipotential line, equipotential surface as well as equipotential volume also. अगर आपके पास किसी रीजन ऑफ स्पेस में 3 डायमेंशन में अगर आपके पास पॉइंट्स ऐसे हैं कि हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू सेम है तो आप उसको इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम बोलेंगे. वन मोर थिंग, अभी हमारे इस एग्जांपल में जो पोटेंशियल की वैल्यू आई थी हर जगह दैट वाज 0 वोल्ट. अगर ये हर जगह 2 वोल्ट होती तो भी हम इसको इक्विपोटेंशियल ही बोलते, बिकॉज इक्विपोटेंशियल बोलने के पीछे जो रीजन है वो है द पोटेंशियल वैल्यू बीइंग इक्वल एवरीवेयर. ओके, सो इक्विपोटेंशियल लाइन विद 2 वोल्ट, इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम विद 5 वोल्ट. सो वैल्यू में वेरी, लेकिन वो एक केस में वेरी नहीं करेगी. फॉर डिफरेंट केसेस इट में वेरी. ओके, so this is question number 4 now. 4 charges values are given are arranged at the corners of a square ABCD. The force on the charge kept at the center of the square is. So let us draw the situation first. So we are given a square और इसके चारों कॉर्नर्स पर कुछ कुछ चार्ज रखा गया है. वैल्यूज आर, मैं इनको ऑर्डर में ले रहा हूं, -2q, +q, then -q and then 2q. The force on the charge kept at the center. One more charge is being placed and let it is being placed at center. Okay. इस पर आपको बताना है कि कितना फोर्स लगेगा. फाइन. ऑप्शंस आर गिवन और ऑप्शंस में आपको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको सिर्फ डायरेक्शन एक्चुअली देनी है. एंड दिस क्वेश्चन इज PYQ फ्रॉम नीट एग्जाम. ओके, सो अगर मैं इन चारों की वजह से रेस्पेक्टिवली डायरेक्शंस देखता हूं किधर किधर ये अपना फोर्स लगाएंगे. सो लेट द चार्ज पार्टिकल एट द सेंटर बी पॉजिटिव. तो ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है इट विल बी अप्लाइंग अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन. ओके, ये नेगेटिव चार्ज है, ये इसको अपनी तरफ पुल करेगा. ये दोनों चार्जेस इक्वल स्ट्रेंथ के हैं और जो डिस्टेंस है टेस्ट चार्ज से वो भी बराबर है. तो मैं कह सकता हूं कि इन दोनों का वैल्यू कुछ भी हो लेकिन दे विल बी इक्वल. सो अगर ये इक्वल है तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकलेगा इट विल कम टू बी डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड समवेयर एज पर द पैरेललोग्राम लॉ ऑब्वियसली. सो इट विल बी स्लाइटली ग्रेटर देन दिस. सो इस तरफ ये वैल्यू आ जाएगी. तो इन दोनों का कंट्रीब्यूशन मैं ले चुका हूं. ओके, अब आपके पास बाकी दोनों चार्जेस हैं, इन दोनों का देख लेते हैं. मैं इसको और इसको मैं इरेज कर देता हूं. इन दोनों का कंट्रीब्यूशन ये है. सो -2q, ये यहां पर जो फोर्स लगाएगा ये अपनी तरफ लगाएगा. एंड दिस +2q, इट विल बी एक्सर्टिंग अ रिपल्सिव फोर्स. अगेन इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इन दोनों का रिजल्टेंट it would be in this direction somewhere. Okay, so now I am having this and this as vectors जिनको कि मुझे solve करना है. बट क्योंकि जो नया वाला पेयर ऑफ चार्ज था वो स्ट्रॉन्गर चार्ज था, इसलिए जो फील्ड होगा वो वाइट वाला फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा. इसलिए द रिजल्टेंट इज गोइंग टू बी इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वाइट फील्ड. ओके, सो द आंसर इज कमिंग आउट टू बी इन दिस डायरेक्शन. ABCD, I took this A, B, C, D in order. Now question says it is perpendicular to, sorry, option says it is perpendicular to side AB. Yes, it is perpendicular to AB. This is correct. Option D is correct. अगर B ऑप्शन को चेक करें, along the diagonal AC, no, it will not be. जीरो होना तो पॉसिबल ही नहीं है, सिंस ये दोनों चार्जेस ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं, डबल हैं इन दोनों के मुकाबले. एंड along the diagonal again, no. So it was quite an easy question. इसी सिचुएशन को सेम रिजल्ट तक हम पहुंचा सकते थे अगर हम डायगोनली चार्जेस को देखते. लेट अस सपोज मैं पहले इन दोनों को देख रहा हूं तो ये -q चार्ज फील्ड अपनी तरफ बनाएगा, फोर्स अपनी तरफ लगाएगा, और ये -2q चार्ज यहां पर इसे अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा. तो जब ये दोनों आपस में हम इनको सॉल्व करेंगे तो आई विल बी लेफ्ट विद दिस डायरेक्शन बट विद अ रिड्यूस्ड मैग्नीट्यूड. So net result of these two forces will be along this direction. Similarly, इन दोनों का जो net result रहेगा
ये रिपल्सिव फोर्स इस तरफ बनाएगा, ये वाला क्यू रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में बनाएगा। अगेन बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो डायरेक्शन ये बच जाएगी। सो अगेन वी विल हैव दीज टू इक्वल फोर्सेस जिनका रिजल्टेंट पिछली बार की ही तरह वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। सो यस, दिस इज परपेंडिकुलर टू ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्जेस 2q minus q located at the vertices of equilateral triangle. Okay, let us suppose this is an equilateral triangle और इस पर इसके vertices पर हमने कुछ चार्ज पार्टिकल्स प्लेस किए हैं। वैल्यूज आर 2q minus q and minus q again. Fine. At the center of the triangle, the electric field and the potential are. Okay. हमें बस ये चेक करना है कि जीरो होगा या नहीं होगा, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में से कौन सी चीज जीरो होगी या कौन सी नहीं होगी या दोनों ही नहीं होंगी, whatever is the condition. Fine. So the point of observation is the geometric center of this figure. Fine. So अगर हम पहले पोटेंशियल को चेक करें तो पोटेंशियल को चेक करना तो बहुत ईजी होता है। हमें पता है कि इन तीनों ही चार्ज पार्टिकल से ज्योमेट्रिक सेंटर की जो डिस्टेंस होगी वो तीनों ही बराबर होंगी। मान लीजिए ए ए ए, ऑल ऑफ दीज थ्री डिस्टेंसेस विल बी ए। तो ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पर जो पोटेंशियल क्रिएट करेगा इट इज के इंटू क्यू बाई दिस डिस्टेंस ए, बट ये चार्ज नेगेटिव है तो माइनस में, इतना ही ये भी कर देगा तो माइनस के क्यू बाई ए। ये चार्ज पॉजिटिव है तो इट विल बी क्रिएटिंग पॉजिटिव पोटेंशियल, सो इट विल बी twice of kq by a. Actually ये k into 2q by a है and this will get cancelled to 0. So potential at the center of this triangle will be 0. This is quite easy to get. Now what about the electric field? So V net, we have obtained it to be 0 volt. Now what about the electric field? Electric field डायरेक्ट के लिए हमको डायरेक्शन को भी कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। So जो हमारा 2q चार्ज है ये यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये डिस्टेंस a है, ये हम यूज करेंगे। सो 2q चार्ज विल बी क्रिएटिंग अ फील्ड इन दिस डायरेक्शन। ओके, माइनस q चार्ज विल बी क्रिएटिंग अ फील्ड इन अ डायरेक्शन टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड सिमिलर विल बी द आर्ग्यूमेंट फॉर दिस माइनस q चार्ज। सो दो चार्जेस हैं जो अपनी तरफ फील्ड क्रिएट कर रहे हैं और एक चार्ज है जो अपने से दूर फील्ड क्रिएट कर रहा है। ऑल्सो क्योंकि फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, क्यू इज द सोर्स चार्ज। यहां पर डिस्टेंस तीनों ही चार्जेस से जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसके इक्वल है, इसलिए जो डिपेंडेंसी होगी वो केवल क्यू पर आ जाएगी। तो इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के मुकाबले इस चार्ज का मैग्नीट्यूड डबल है, इसलिए जो फील्ड ये वाला चार्ज क्रिएट करेगा यहाँ पे इट इज गोइंग टू बी ऑफ डबल द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड क्रिएटेड बाय एनी ऑफ दीज चार्जेस। सो यूजिंग दिस आई कैन राइट कि अगर इस माइनस क्यू ने इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्रिएट किया है, इसने भी ई ही क्रिएट किया होगा, लेकिन ये 2e क्रिएट करेगा। ओके, वेयर ई इज के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहां पूरे डायग्राम में जो ई है इट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर की जगह मैंने यहां पर ए लिया था। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ई और ये तीन वेक्टर्स हमें सॉल्व करने हैं। यहां सिर्फ क्वेश्चन इतना सा है कि रिजल्टेंट जीरो आएगा कि नहीं आएगा, तो यू कैन सी कि रिजल्टेंट जीरो नहीं आएगा। सो ई नेट इज नॉट जीरो वाइल वी नेट वॉज जीरो, तो इट इज नॉट जीरो। सो हमारा जो आंसर आएगा, ऑप्शन जो बनेगा, इट इज पहले पूछा था इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो बट फील्ड पोटेंशियल इज जीरो, सो बी इज द आंसर, इट इज बी। ओके, फिर भी अगर मान लीजिए हमसे कहा जाता कि सेंटर पे फील्ड है कितना, तो उसको निकालने के लिए आप क्या कर सकते थे, पहले आप इन दोनों ईज को ऐड कर सकते थे क्योंकि वो इक्वल वेक्टर्स हैं एंड इनके बीच का जो एंगल है इट इज 90 डिग्री, इट वुड बी, this can be calculated, this is 30 degree, 60, 120 degree. So we are having two vectors inclined at 120 degree to each other, और 120 डिग्री पर एक स्पेशल ऑब्जर्वेशन आप लोगों को पता होगी कि अगर कोई भी दो वेक्टर्स जो इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, इफ दे आर अलाइंड अलोंग एंगल 120 डिग्री
सेपरेशन, तो उनका रिजल्टेंट भी उन्हीं के बराबर आता है। तो इन दोनों वाइट वाले वेक्टर्स का रिजल्टेंट डाउनवर्ड आएगा और वो ई के बराबर आएगा। ग्रीन वाला जो वेक्टर था वो तो पहले से ही 2e था, सो इस केस में ये जो ई नेट है इट वुड बी थ्राइस ऑफ ई। दिस वुड हैव बीन द सॉल्यूशन। ई की वैल्यू हमने पहले ही लिख ली थी। ओके, बट फॉर दिस क्वेश्चन मैग्नीट्यूड नहीं पूछा हुआ था, एक्चुअल मैग्नीट्यूड, हमें सिर्फ ये बताना था कि 0 होगा कि नहीं होगा। सो वी आर डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज charges of this much magnitude are placed at each of the 4 corners of a square of side 8 centimeter। इस क्वेश्चन में भी हमारे पास एक स्क्वायर है। इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पर हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स रखे हुए हैं। चार्जेस का मैग्नीट्यूड आपको दिया गया है। ओके, पोटेंशियल एट द इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स, तो इट इज अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो इन चारों चार्ज पार्टिकल्स का मैग्नीट्यूड सेम है, अमाउंट सेम है, तो मैं इसको बाद में यूज कर लूंगा। नाउ लेट अस सपोज ये जो डिस्टेंस है स्क्वायर की जो साइड लेंथ है ये a है, तो फिर पूरा जो डायगोनल हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं कि ये √2a होता है, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और फिर उसका रूट। बट हमें जो डिस्टेंस चाहिए होती है वो तो सोर्स चार्ज से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की चाहिए होती है, इसलिए इस पूरी डिस्टेंस का भी आपको हाफ लेना होगा। सो आई नीड हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस, मीन्स यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस मुझे चाहिए। दिस इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस आ जाएगी इट वुड बी a/√2। तो सभी चार्जेस सेंटर से a/√2 की दूरी पर है। अब किसी भी एक चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल बनेगा इट इज गोइंग टू बी k इंटू क्यू अपॉन में r, a/√2। सो इतना वोल्ट कोई एक चार्ज क्रिएट करेगा एंड वी आर हैविंग 4 सच चार्जेस। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए डायरेक्शंस का यहां कोई रेलिवेंस है नहीं। सो दिस इज द आंसर, 4√2 मल्टीप्लाइड बाई kq by a। Let us put all of these values. So 4√2 multiplied by 9 into 10 raised to power 9. This is the value for Coulomb's constant. Charge is given to be 10/3, 10 raised to power -9 and whole upon a. A is given to be 8 centimeters. So 8 into 10 raised to power -2. Since मुझे स्टैंडर्ड यूनिट में चाहिए वैल्यू, इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया है मीटर में। So now simply I need to solve this. So collecting the numbers without powers of 10, I get 4√2 into 3. I solved 9 from 9/3 and then upon 8 multiplied by 10 की पावर्स को अगर हम इकट्ठा कर लें then I am getting 9 and -9 will get cancelled। आपके पास आ जाएगा 3, 2 यहाँ से और एक ऊपर पहले से ही था। So this is going to be 3/2 √2 into 10 raised to power 3। Okay, option fine। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। This is 3000/2, that is 1500। So 1500 √2 volts, this is the answer, which is option A। Yes, so it was pretty simple। I hope you get it। Next question, and this is the last question also, and this is from IIT Mains PYQ। A charge Q is placed at each of the 2 opposite corners of a square, again a square। So these kind of geometries are asked very frequently। So charges are placed at each of the vertices। What about the values? Capital Q on the 2 opposite corners, से ये capital Q है और ये भी capital Q है। Okay, a charge small q is placed at each of the other 2 corners। So small q and small q again, fine। If the net electric force on capital Q is 0, then Q by Q is। Okay, so the question says
कि इन दोनों कैपिटल क्यूज में से अगर किसी भी एक कैपिटल क्यू की बात करें वो दूसरे के लिए भी एप्लीकेबल रहेगी। तो अगर आप मान लीजिए इस पर नेट फोर्स 0 चाहते हैं तो आपको क्यू और क्यू का रेशियो क्या लेना होगा। ओके, सो इन दिस केस दिस इज द टेस्ट चार्ज, इसको हमें टेस्ट चार्ज ट्रीट करना है, मतलब इस पर लगने वाली फोर्सेस को आपको कंसिडरेशन में लेना है। सो दीज थ्री विल बी द सोर्स चार्ज फॉर दिस केस। सो I will be seeking for the forces that these three charges are applying on this test charge. So small q force लगाएगा in this direction, ये वाला small q force लगाएगा in this direction, और ये दोनों forces बराबर होंगी। सपोज कीजिए कि मैं इस force को F बोल देता हूँ, this will also be of magnitude, same magnitude F, और जो थर्ड चार्ज है ये भी फोर्स लगाएगा रिपल्सिव, ये तीनों ही रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं, बट तीनों अगर रिपल्सिव लगाएंगे देन कैंसिलेशन नहीं होगा। इसका मतलब जो इन दोनों ने फोर्सेस लगाई है उनका जो रिजल्टेंट है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इट विल बी समवेयर इन दिस डायरेक्शन। सो मुझे तीसरे चार्ज को इस तरीके से तय करना होगा कि स्मॉल क्यूज का जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट ये कैंसिल आउट कर दे, एंड फॉर दिस टू हैपन आई नीड टू हैव अपोजिट साइंस ऑफ द चार्जेस। लेकिन ये वाला क्यू और ये वाला क्यू तो सेम है, इसका मतलब यहां हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा सिचुएशन में। ये चार्ज शुड बी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव होगा। ओके, देन जो फोर्सेस होंगी, दिस फोर्स विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। सो ये वाला क्यू यहां वाले क्यू पर इस तरह फोर्स लगाएगा। Similarly, this will be the case. So small q जो कि नेगेटिव मैंने अब ले लिए हैं, ये दोनों इन पर अपनी अपनी तरफ फोर्स लगाएंगे, जिसकी वजह से जो रिजल्टेंट आएगा वो इस तरफ आ जाएगा। So this is the resultant of these two forces, जिसको हमने F बोला था दोनों को, और इस रिजल्टेंट को आपको कैंसिल आउट करवाना पड़ेगा इस चार्ज की फोर्स के थ्रू, और वो कैंसिलेशन इस फोर्स से हो जाएगा। Okay, so the situation in the nutshell is that small q's are contributing towards a force in this direction, and this capital Q has to apply equal and opposite force in this direction, and these two numbers must get cancelled, equal होना चाहिए वो numerically. So let us calculate. तो पहले मैं F एक बार निकाल लेता हूँ। So जो force F होगी, this was charge Q, तो जो force F होगी that would be equal to F equals to K into source charge into test charge into source charge KQQ upon distance, अगर हम इसकी a मान लेते हैं साइड, then a square, simply by Coulomb's law I am writing this। इतनी ही फोर्स ये वाली हो जाएगी। दो वेक्टर्स जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो हमें पता होना चाहिए कि उनका रिजल्टेंट √2 टाइम्स ईदर ऑफ देम होता है। इसको थोड़ा सा एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो अगर इसका मुझे रिजल्टेंट चाहिए तो इट इज गोइंग टू बी एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर विच इज √2f। ओके, सो ये वाली जो फोर्स है इट इज गोइंग टू बी √2 टाइम्स ऑफ दिस नंबर। आई एम पुटिंग इट हियर ऑल्सो, सो √2 टाइम्स f। ओके, तो इतना फोर्स तो इस चार्ज पर लगेगा इन दिस डायरेक्शन। अब हमें ये वाली फोर्स और निकालनी है। इस फोर्स के लिए आपने दोबारा कूलम्स लॉ लगाया, इट इज k इंटू क्यू इंटू अनदर क्यू, बिकॉज इन दिस केस हमारा जो सोर्स चार्ज है और जो टेस्ट चार्ज है दोनों ही q हैं, अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस। नाउ आई हैव अज्यूम्ड दिस टू बी a, दिस टू बी अनदर a, सो जो डिस्टेंस इनके बीच में होगा वो डायगोनल की लेंथ के बराबर होगा, दैट वुड बी √2a, और यहां इसका स्क्वायर होता है। सो दिस इज द फोर्स which will be repulsive in nature, means this force. Now according to question I need to have this number equal to this number, this is my requirement, and along with that हम एक चीज पहले से ही डिड्यूस कर चुके हैं कि इन दोनों चार्जेस का रिलेटिव साइन अपोजिट होना चाहिए। अगर ये सारे चार्जेस पॉजिटिव ही होते या सारे ही नेगेटिव होते तो इस पर ये तीनों रिपल्सिव फोर्स लगाते और ये उधर चला जाता। इसलिए यहां ये जरूरी है कि अगर मैं कैपिटल क्यूज को पॉजिटिव मान रहा हूं तो स्मॉल क्यूज नेगेटिव हों। इनमें से कोई भी एक पॉजिटिव हो सकता है, कोई भी एक सेट नेगेटिव हो सकता है। सो वी आर नॉट कमिटिंग दिस कि यही पॉजिटिव होगा और यही नेगेटिव होगा। वी आर जस्ट
क्लेमिंग कि इनका जो रिलेटिव पोलैरिटी होगा वो अपोजिट होगा. सो रेशियो इज गोइंग टू बी नेगेटिव, सो दिस कांट बी द आंसर. ये तो हो ही नहीं सकता. इन तीनों में नेगेटिव दिया हुआ है, सो लेट्स गेट इट. सो इक्वेट किया, सो Q से K कैंसिल हुआ, ए क्यू कैपिटल Q आपने हटा दिया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. आई विल बी लेफ्ट विद Q अपॉन √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और यहां से आपके पास आ रहा है √2 इंटू में Q. ए स्क्वायर मैं कैंसिल कर चुका हूं. सो आपको रेशियो चाहिए था वो कैपिटल Q बाई स्मॉल q का चाहिए था. सो कैपिटल Q बाई स्मॉल q will be equal to 2√2. So numerically this is the ratio, but appending the sign information also it should be minus of this. तो ये वाली इंफॉर्मेशन हमने अलग तरीके से डिड्यूस कर ली थी. मैथमेटिक्स रिवील्ड कि न्यूमेरिकल रेशियो मीन्स एब्सोल्यूट रेशियो ऑफ द टू चार्जेस शुड बी 2√2. सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी. सो दिस वाज ऑल. आई होप यू गेट इट. अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई न्यूमेरिकल है जिसमें कि आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स पर उसको डाल सकते हैं और आप हमको मेल कर सकते हैं. वी विल गिव यू द प्रॉपर सॉल्यूशन फॉर दैट. थैंक यू.